हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल अक्षार एवं लवण। तो आज हम बात करने वाले साल्ट्स के बारे में। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। हम बात करेंगे साथ में यानी कि एग्जाम में यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साल्ट के बारे में। साल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि लवण जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी यहाँ पे हमने पढ़ा था, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में हमने बात की थी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ हमने फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स को देखा था। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट यानी कि साल्ट को बनते हुए देखा था। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बात की थी, एसिड और बेस जब क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता था, प्रोडक्ट हमें बनता था, भी वहाँ पे साल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो आपने साल्ट को बनते हुए वहाँ पे देखा था। ओके, तो अभी हम साल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स होंगे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले और वहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि कुछ साल्ट्स के एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, जैसे ताकि आपको साल्ट का थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे आप एसिड बेस को तो समझ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोटाशियम सल्फेट हमारा साल्ट है, ठीक है। और अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या रहेगा, K2SO4 रहेगा। और अगर हम बात करें यानी कि जो हमारा साल्ट है तो किस एसिड और बेस से बना हुआ है, तो यहाँ पे आप बात करोगे पोटाशियम की बात करें तो किससे बना होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या होगा, H2SO4। क्या हुआ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया यहाँ पे। आप इसको हटा लो, एक बार ड्राई आउट करेंगे हम सिंपल यहाँ पे, ठीक है। और H2SO4 हमारा एसिड यहाँ पे रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे सोडियम सल्फेट की। हम यहाँ पे बात करें सोडियम सल्फेट जो साल्ट है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट हमारा क्या होगा यहाँ पे, Na2SO4। और अगर हम एसिड और बेस देखते हैं यहाँ पे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस रहा होगा यहाँ पे। और अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड क्या होगा हमारा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम साल्ट देखें, यहाँ पे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की। तो जो सोडियम क्लोराइड है, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, केमिकल फॉर्मूला NaCl होगा। बार बात कर चुके हैं NaCl के बारे में भी हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेस की, तो बेस क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड यहाँ पे क्या रहेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट साल्ट ले रहे हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। ये हमने कुछ साल्ट लिए, वो उनके फॉर्मूले लिखे और यहाँ पे हमने एसिड और बेस को देखा है कि कौन से एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं, साल्ट्स को बनाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, NH4Cl। और अगर हम बेस की बात करें यहाँ पे क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड अगर हम यहाँ बात करें तो यही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा होगा, ठीक है। ये आप ग्रुप से भी देख लो, सल्फेट और या क्लोरीन तो ये क्लोराइड ग्रुप बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कुछ साल्ट्स के एग्जाम्पल लिए हैं। तो आपकी बुक में और भी कुछ नाम इनके लिखे हुए मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप क्या करोगे, उनका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे और साथ में आप वहाँ पे देखोगे कि उन साल्ट के अंदर कौन सा आपका बेस रहा होगा और कौन सा आपका एसिड रहा होगा, ठीक है। तो ये काम आप खुद भी करोगे आप, ठीक है। आपकी बुक में नाम लिख रखे हैं वहाँ पे, इनके अलावा कुछ और नाम भी दे रखे हैं, तो आप उनके फॉर्मूले ट्राई करोगे, ठीक है। हाँ, एक बात आपको नोट करनी, जैसे आपको अगर साल्ट की पहचान करनी हो तो आप जनरली क्या करोगे, इन ग्रुप को देख लेना। सल्फेट ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड ग्रुप की हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कार्बोनेट आता है। कार्बोनेट ग्रुप अगर हो हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, नाइट्रेट ग्रुप आ जाए आपका, नाइट्रेट ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, यानी कि आपको अगर इस तरह के ग्रुप नजर आते हैं तो सिंपली आप समझ सकते हो कि ये कोई ना कोई किसी न किसी के साल्ट्स होंगे, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये साल्ट को थोड़ा सा समझ जाओगे आप यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ साल्ट का, जो नेचर के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो साल्ट्स हैं उनका जो नेचर है, एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, ये किस तरह का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल साल्ट के बारे में। न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। तो न्यूट्रल साल्ट्स बनेंगे कैसे, वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। न्यूट्रल साल्ट्स, तो न्यूट्रल साल्ट्स कब बनेंगे, जब हमारा क्या होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको जो साल्ट बनेगा तो वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा तो पीएच वैल्यू आप बता सकते हो इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, पीएच वैल्यू क्या रहेगी इसकी, तो पीएच वैल्यू रहेगी इसकी 7, क्योंकि हमने पढ़ा वहाँ पे। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं 0 से 7 यानी कि जो हमारा पीएच स्केल था, तो 0 से क्या था 14 तक नंबर था, यहाँ पे 7 आता है, तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, एसिड रिजोन आ गया भाई, एसिडिक हो गए यहाँ पे सारे। इसके बाद यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ बेसिक सब्सटेंस आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल आएगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो पीएच वैल्यू 7 है, तो आप समझ जाओगे न्यूट्रल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, न्यूट्रल होगा। कैल्शियम सल्फेट है आपका, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल साल्ट रहेंगे आपके। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे एसिडिक, यानी कि ये जो साल्ट इनका नेचर अगर हम देखें यहाँ पे, तो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एसिडिक साल्ट्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई, वो साल्ट जिनका नेचर कैसा हो, एसिडिक हो, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो देखिए एसिडिक साल्ट में सिंपल है, आपका जो यहाँ पे एसिड होगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, और जो बेस होगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पे वीक बेस रहेगा। वो क्या रहेगा आपका, वीक बेस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो साल्ट बनाएंगे तो वो कैसा रहेगा आपका, एसिडिक साल्ट यहाँ पे रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने बात भी की थी अमोनियम क्लोराइड के बारे में, तो हमने बात किया था अमोनियम क्लोराइड है आपका, या फिर अमोनियम नाइट्रेट है आपका। ठीक है, तो इस तरह के जो साल्ट्स हैं आपके नेचर के अंदर कैसे होते हैं, एसिडिक साल्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक साल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स का पता चल गया आपको कि बनेंगे कैसे। आपको सिंपली यहाँ पे एसिडिक साल्ट होगा तो वहाँ पे एसिड जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो वीक हो रहेगा, जो आपका बेस होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे वीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिक साल्ट की। तो बेसिक साल्ट में अब आप बता दोगे यहाँ पे भाई, बेसिक साल्ट जो बनेंगे तो ये कैसे बनेंगे। ठीक है, एसिड और बेस कैसे यहाँ पे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा, कौन सा वीक रहेगा यहाँ पे। तो देखिए अगर साल्ट बेसिक है तो यहाँ पे जो बेस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा भाई। यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है, वैसे भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो जो बेस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और एसिड की बात करेंगे तो एसिड कैसे रहेगा आपका, वीक रहेगा। तो यानी कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा कोई स्ट्रॉन्ग बेस और जब वो एक वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और जो हमारा साल्ट बनेगा तो उसका अगर नेचर देखेंगे तो कैसा आएगा, बेसिक आएगा। कैसे आएगा, बेसिक आएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट है तो ये कैसा होगा, हमारा नेचर के अंदर देखेंगे तो कैसा आएगा, बेसिक आएगा। कैसा आएगा, बेसिक आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स एंड बेसिक साल्ट। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में, और यहीं से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ये तो हमने वैसे बातें की हैं ताकि हमें आगे इन बातों को जब यूज़ करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाए जहां हम इनको यूज़ करने वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभी NaCl यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड मीन्स आपका जो कॉमन साल्ट है। तो कॉमन साल्ट को तो आप देखते हो अपने घरों में क्या करते हैं, खाने में इसका यूज़ करते हैं, देखा आपने यूज़ होते हुए भी। सोडियम जो क्लोराइड है इसको हम ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, यानी कि जो समुद्र का पानी है, तो इसको भी आप पढ़ के आए हो भी, यहाँ से क्या किया जाता है, समुद्र के पानी में बहुत साल्ट्स होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इस साल्ट्स को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आपने बात की, यहाँ पे पढ़ा हुआ रॉक साल्ट आते हैं आपके, यानी कि जो रॉक साल्ट आते हैं चट्टानों के रूप में आते हैं, जो माइन करके क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं साल्ट्स के। ठीक है, तो वो हमें अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो NaCl जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट है, जो हमारे घर में खाने की तरह क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करने वाले कि हम इस साल्ट का यानी कि कॉमन साल्ट का यूज़ करके तो कुछ हमारे डेली लाइफ में और यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो NaCl का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। उसके बाद हमारा एक ब्लीचिंग पाउडर की बात हम करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स होंगे जिनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, और लास्ट हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और इनमें से क्या करेंगे, कुछ हम यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो मतलब ये क्या हमारे इन साल्ट्स के लिए क्या होगा, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है उसका यूज़ करके क्या प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे।
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके यूज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो मेथड रहेगा, जो प्रोसेस रहेगी, उसका नाम होगा और वो आपको यहाँ पे याद करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो दूसरे हमारे यहाँ पे कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, उनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड यहाँ से दो चीजें जो हमें बात करनी है, एक तो इनकी प्रिपरेशन कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होगी, ठीक है, और इनका यूज जो हम करने वाले, प्रिपरेशन भी करेंगे, यूज भी करेंगे, तो ये आपको यहाँ से भाई देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaCl से प्रिपेयर करेंगे, तो उस मेथड का अगर नाम देखें तो क्लोर, क्या है यहाँ पे, क्लोर एल्कली, ठीक है। तो क्लोर एल्कली के नाम से भी आपको ये एग्जाम में मिल सकता है, भाई व्हाट इज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, एक्सप्लेन करवा सकता है आपसे वहाँ पे। तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाओगे आपकी क्या करना, आपको NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के दिखाना है वहाँ पे, किस तरह से बनेगा अभी पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस में। और ये जो नाम है क्लोर एल्कली, इसके पीछे भी जो रीजन है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए NaCl है, तो जब ये कहता है भाई इस मेथड के अंदर कि आपके पास NaCl है, और जब उसका NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, और जब आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बाय प्रोडक्ट में हम देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये कहता है भाई जब NaCl इनकी सोडियम क्लोराइड आपके पास है, एक्वस सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है, और जब आपका क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपका है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ क्लोरीन, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी नाम का जैसे बात कर रहे थे, तो क्लोर जो वो क्लोरीन बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्लोर वर्ड हमें मिल गया है, और एल्कली मतलब बेस, बात कर चुके हैं एल्कली के बारे में भी हम यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि एक बेस बन रहा है, तो वहां से एल्कली आ गया, क्लोरीन बना तो क्लोर, और यहाँ एक बेस बने तो एल्कली। ओके, नाम से भी अभी याद रख सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे दोबारा से हम बात करें सोडियम क्लोराइड का, जब एक्वस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं और उसके बाद उसके यूज देखते हैं। तो डायग्राम देखिए किस तरह से रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम से भी क्या होंगे, आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए डायग्राम भी आप एक बार देख लोगे। इसका जो डायग्राम यहाँ पे रहेगा, इसको आसानी से समझ पाओगे, डायग्राम की मदद से भी पूरी प्रोसेस को आप यहाँ पे, तो इस तरह से आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ मिल जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव, कोई भी हमने जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या करने पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो कोई पावर सप्लाई सोर्स चाहिएगा, तो हमने यहाँ पे एक सेल लिया है, आप बैटरी ले सकते हैं कुछ भी। तो ये आपका क्या हो गया, एनोड है, और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे, कैथोड। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स ली हुई हैं, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, मतलब सेम ले सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए भी जो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको हम यहाँ पे ब्राइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन उसको ब्राइन बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राइन लेके आएंगे, ब्राइन लेके आएंगे तो जैसे ही क्या होगा, इसमें करंट चलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट में आप देख रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ स्टोर कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा आपका, क्लोरीन जाएगा एनोड की तरफ। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड। तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ जाएगा, क्लोरीन को हम यहाँ स्टोर कर लेंगे, यहाँ जो सिलेंडर्स लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा आपका, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये जो चार्ज होंगे ना, इनके ऊपर जो चार्ज आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, एनोड और कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये जो चार्ज आएंगे क्लोरीन और हाइड्रोजन के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, एनोड और कैथोड पे जा रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा। हाँ, एक बात याद रखनी है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो किसकी तरफ रहेगा, आपका कैथोड की तरफ रहेगा। किसकी तरफ रहेगा, कैथोड की तरफ। ये बात भी आप यहाँ पे याद रखोगे, पूछ सकता है आपसे। ओके, तो ये था आपका डायग्राम, जो ये प्रोसेस हमने ऊपर की। तो डायग्राम में आप देखोगे तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगी। उसके बाद हम तीनों जो प्रोडक्ट हो गए हमारे, इनको अलग अलग सिलेंडर्स के अंदर क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये थी आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, अब हम बात करेंगे यूज की। इनका यूज क्या किया जाएगा भाई, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखिए यूज कहाँ किया जाता है। तो एक जगह तो हमने बात भी की है सोप के अंदर, तो सोप्स है,
डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, वो जो पेपर मेकिंग होती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन का यूज़ जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे, फ्यूल्स में किया जाता है, फ्यूल्स में और फर्टिलाइजर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल्स और फर्टिलाइजर, यानी कि जो अमोनिया के फर्टिलाइजर्स होते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन का। क्लोरीन का अगर हम यूज़ देखते हैं तो क्लोरीन का यूज़ हम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पे वाटर का क्लोरीनेशन करवा देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन जब ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उनको क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट यानी कि वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्लोरीन, जैसे आपने सुना कभी पानी के अंदर क्या किया, दवाई डाल रखी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वहाँ पे क्लोरीन को ऐड किया हुआ है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है पीवीसी के अंदर। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जो पाइप होते हैं उनको प्रिपेयर करने में, तो पीवीसी को प्रिपेयर करने में यहाँ पे सीएफसी, जो सीएफसी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में सुना होगा सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वहाँ पे भी क्या किया जाएगा, इसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। डिसइंफेक्शन में यूज करते हैं और इसका डिसइंफेक्ट करने के लिए चीज़ों को, और क्या है आपका पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए, ठीक है, जो पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। तो ये पूरी थी आपकी क्लोरो एल्कली प्रोसेस। डायग्राम से आपने समझा, रिएक्शंस आपने इसकी देख ली कैसे होगी यहाँ पे, ठीक है, और किस तरह से पूरा का पूरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं उनके क्या क्या यूज रहेंगे। ओके, तो देखिए ये पहले एग्जाम में पूछी गई 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी थी क्लोरो एल्कली प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, यानी कि हमने देखा बनते हुए और उसका यूज देखा। ओके, तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट के बारे में जो हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो अभी हम बात करने वाले ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में इसको विरंजक चूर्ण बोला जाता है। क्या बोलेंगे, जो ब्लीचिंग पाउडर उसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। देखिए इसको बनाया कैसे जाएगा, अभी हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने बनाया तो प्रोडक्ट के अंदर क्लोरीन बना हुआ था, तो यही क्या करेंगे हम अब क्लोरीन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन हमारे यहाँ पे बना है, अगर हम उसको सिलेक्ट लाइन जो हमारा है उसके अंदर से अगर पास कर दे, सिलेक्ट लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम ये क्या करें, क्लोरीन पास कर दें भाई, क्लोरीन पास कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ब्लीचिंग पाउडर की जो बात करें यहाँ पे, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में आपका बनेगा वाटर। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, तो नाम देखिए यहाँ पे, कॉमन नाम जब आपसे पूछा जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण रहेगा, सामान्य नाम रहेगा जो भी आपका। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ना इसको, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम चला जाएगा। केमिकल फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, एक एक नंबर में क्या किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखोगे, उसके बाद आपका वही है प्रिपरेशन और यूजेस आपके यहाँ पे याद रखेंगे। यूजेस जो होते हैं वो 2 नंबर से अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन उठा रहा तो प्रिपरेशन और यूज दोनों एक साथ पूछ सकता है आपसे, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद बात की जाएगी यहाँ पे यूजेस की भी, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए यूजेस के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर ब्लीचिंग प्रोसेस जो है इसकी बात करेंगे, फॉर ब्लीचिंग कॉटन यानी कि जो कॉटन है, एंड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स एंड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री का आपको पता ही क्या होगी भी यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लीचिंग करने के लिए, कॉटन की ब्लीचिंग करने के लिए, क्लॉथ्स की ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, जो आपके क्लॉथ्स है या कॉटन या जो लाइनिंग है, तो वहां से क्या करते हैं, उनके अंदर जो कलर होते हैं, पेंट होता है, डाई की हुई होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए, रिमूवल ऑफ कलर्स, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ब्लीचिंग, मतलब एक तरीके से जो कलर्स हमने उसके अंदर ऐड किए थे तो उनको वहां से क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। और ब्लीचिंग के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यानी कि जो सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका यूज किया जाएगा, जो पेस्ट बना के उसके ऊपर लगाते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर इस तरह से यूज किया जाएगा ब्लीचिंग का। उसके बाद क्या जाएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्या किया जाता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इससे पहले हमने
जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी वहाँ बात की थी भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दो तरह के एजेंट भी आते हैं हमारे यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, वो सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस भाई कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, जो क्या करेंगे किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन आप खुद यानी कि समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर है तो वो क्या करते हैं, डिसइंफेक्टिंग, क्या होता है आपका, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, किसको करने के लिए, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर भाई, जो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने का पानी है आपका, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, उसमें जो जर्म्स हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए, मारने के लिए भी क्या कर सकते हैं आप, भाई क्लोरीन का इस्तेमाल करने वहाँ पे कर सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके यूज ब्लीचिंग पाउडर के, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, समझ लिया है तो आपको याद कर, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर आपने समझ लिया इनको। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो अब नेक्स्ट साल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट साल्ट की हम बात करेंगे, वो हमारे पास बेकिंग सोडा, हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे भी बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। बेकिंग सोडा मतलब क्या होगा, जो खाने का सोडा होता है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में क्या होगा, जो बेकिंग सोडा है उसको हम क्या करेंगे, वही NaCl से बनाएंगे, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और अगर हम इसमें अमोनिया ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पे NH4Cl और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसकी बात करें यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नेम आपके पास है, केमिकल नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो केमिकल फॉर्मूला आप यहाँ से देख लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भाई जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मीन्स जो बेकिंग सोडा, जब आप इसको हीट करोगे देन आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो सोडियम कार्बोनेट, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो सिंपल आपको यहाँ से प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात आती है यूज़ की, भाई जो बेकिंग सोडा है, जो खाना बनाने वाला सोडा, उसको यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो यूज़ हम करेंगे, यानी कि फर्स्ट जो हम यूज़ देख रहे हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। भाई बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर अलग अलग, ठीक है, बनाएंगे कैसे वो देखेंगे। तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा के अंदर क्या करते हैं, एक एसिड ऐड कर देते हैं, टार्ट्रिक एसिड हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड ऐड करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ये एसिड जो आपका इमली के अंदर पाया जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ से पूछ सकता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको जब हम हीट करेंगे, तो यानी कि उसके बाद आपका एसिड है तो H पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो यहाँ से बनेगा क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपका सोडियम साल्ट, क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, सोडियम साल्ट बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब आपने देखा होगा ब्रेड होती है या केक की बात करें, पेस्ट्रीज की बात करें, ठीक है, तो उनको यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ब्रेड है, केक है या पेस्ट्रीज है, स्पंजी और सॉफ्ट बना देगी। क्या कर देगी, स्पंजी और सॉफ्ट बनाने में क्या होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल यहाँ पे रहता है। तो इनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है अंदर, जो स्पेस होता है खाली एक तरीके से, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होता है जिसकी वजह से सॉफ्ट एंड स्पंजी होते हैं। उसके बाद जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसका हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारे चिप्स वगैरह हैं या जैसे पकोड़ा, तो उनको क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। जो कुकिंग प्रोसेस होती है उसको फास्ट करने के लिए भी इसको जैसे हम ऐड करते हैं तो कुकिंग जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम यूज़ की बात करते हैं, जो नेक्स्ट यूज़ हम बात करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका, ये एज एन एंटासिड भी इस्तेमाल किया जाता है, एज एन एंटासिड्स पढ़ के आए हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, यानी कि जब हमने इंडाइजेशन का केस देखा था, यानी कि जब हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यानी कि एक्सेस में क्या हो जाता है, एसिड
रिलीज होता है, ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पेन इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने क्या किया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि जो होता है हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसको आप इनो बोलते हैं, उसका जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो बेस होता है एंड बेस क्या करेगा, फिर आपका जो एसिड था ज़्यादा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एसिड है वो एक नॉर्मल अमाउंट पे चला जाएगा एंड देन आपका जो पेन इरिटेशन है वो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एज एन एंटासिड भी यूज़ किया जाता है। बी स्टिंग एंड नाइटल स्टिंग के केस में हमने वहाँ पे देखा था, यानी कि जब इनकी स्टिंग जो होती है, जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर, ठीक है, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर्स के अंदर भी क्या किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर यानी कि आग बुझाने वाले जो हमारे यंत्र होते हैं उसको फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। तो सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या किया जाता है, यानी कि जो आपका सिलेंडर होगा आपने देखा होगा, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जो नोजल लगी होती है, जैसे आप उसको नोजल से हटाओगे तो यहाँ पे जो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वहाँ से सोडियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यूज़ करते हैं फिर हम वहाँ पे आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके कॉमन नेम हो गया, केमिकल नेम आपने देखा, यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। उसके बाद ये दो आप यहाँ पे रिएक्शन याद रखोगे, जो बेकिंग सोडा की थी, फिर बेकिंग पाउडर की हमने लिखी है, CO2 को देखा हमने, स्पंज सॉफ्ट बनाता है, ब्रेड केक जो थिक क्रिस्पी बनाया जाता है, कुकिंग प्रोसेस को फास्ट होते हैं, यहाँ पे यूज में देखा एज एन एंटासिड भी इस्तेमाल किया जाता है और सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साल्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट साल्ट आता है हमारा, तो नेक्स्ट साल्ट में बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट साल्ट क्या हमारे पास यहाँ पे, जैसे बेकिंग सोडा का पता चला था, बेकरी आपने सुना है नाम यहाँ पे, तो ऐसे ही वॉशिंग सोडा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा को बनाएंगे कैसे, वॉशिंग सोडा को हम यहाँ पे बनाएंगे, अब एक नया वर्ड आएगा आपके लिए, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। भाई क्या बोला मैंने यहाँ पे, भाई आपको क्या करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, लेकिन किसका करें भाई, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया। रिक्रिस्टलाइजेशन को भी समझेंगे भैया, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, कैसे होगा, ठीक है। बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे आपका Na2CO3, उसके बाद 10H2। ये 10H2 की कहानी को भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका ना क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई, यहाँ पे उसकी भी बात करेंगे, क्या क्वेश्चन और आंसर क्या रहेगा उसका, ठीक है। तो ये वॉशिंग सोडा की, यहाँ पे ये वॉशिंग सोडा बन गया आपका, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम जो कार्बोनेट है उसका, तो वहाँ से आप वॉशिंग सोडा बना सकते हो। क्या बना सकते हो, वॉशिंग सोडा यहाँ से बना सकते हो, ओके। तो रिक्रिस्टलाइजेशन फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझोगे कि यानी कि क्या किया गया, इसके अंदर वाटर ऐड किया गया, क्या किया गया, वाटर ऐड किया गया है। तो फिलहाल आप रिक्रिस्टलाइजेशन को इतना समझोगे, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, यहाँ पे जब हम बात करेंगे वहाँ पे, तो इसके बारे में वहाँ डिस्कशन होगा। तो फिलहाल हमारा वॉशिंग सोडा बन गया है, एंड वॉशिंग सोडा बन गया है, यानी कि वॉशिंग सोडा आपने देखा होगा यार, सर्फ जो होता है, डिटर्जेंट जो होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा के यूज़ हमें देखने यहाँ पे, इसका यूज़ किस किस जगह किया जाएगा, जो वॉशिंग सोडा है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, जो शॉप ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में, जो शॉप है, ग्लास है, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा यूजेस इन शॉप ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मेकिंग बोरेक्स, फॉर मेकिंग बोरेक्स, भाई बोरेक्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। अब ये बोरेक्स क्या है, तो बोरेक्स एक सोडियम का कंपाउंड है, जो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है सफाई के अंदर, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, घर में भी इसका इस्तेमाल होता है पहले, बोरेक्स जो है आपका यहाँ पे। तो क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं बोरेक्स का। तो बोरेक्स को बनाने के लिए भी क्या करते हैं, वहाँ पे वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग सोडा खुद एक क्या है, क्लीनिंग एजेंट है। क्लीनिंग एजेंट मतलब इसका खुद में भी क्या किया जाता है, सफाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। तो घर के अंदर भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो वो यूज क्या होगा, फॉर रिमूविंग। तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस, क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर। भाई वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, भाई वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है। जो वॉशिंग सोडा उसका क्या करें हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, धोने का जो सोडा का उसको हम यहाँ पे यूज़ करें। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या आ गया, अभी ये हार्डनेस ऑफ वाटर को भी तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वाटर है तो आपने सुना होगा, यहाँ पे नहीं सुना है तो अभी देखिए यहाँ पे वाटर को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो वाटर को एक तो बोलते हैं यहाँ पे भाई सॉफ्ट वाटर है, एक बोलते हैं यहाँ पे हार्ड वाटर है। अभी आपने सॉफ्ट वाटर के बारे में तो पढ़ा हुआ है, जैसे अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है H2O, तो आपने देखा भाई H2O क्या है, H2O हो गया भाई आपका सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर के बारे में बात की तो यहाँ पे D2O लिख दिया। अब ये D2O कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखिए अभी हाइड्रोजन के आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा अभी 9th क्लास में, और वहाँ पे आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा भी होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के बाद, ठीक है। तो ये तो आपका प्रोटियम वाला केस आ गया यहाँ पे, भाई जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, ये बात अब कर चुके हैं वैसे तो पहले भी हम यहाँ पे। अच्छा ड्यूटेरियम के अंदर क्या आ गया, ड्यूटेरियम के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो इसका जो मास होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वैसे भी हैवी हो जाएगा इसकी, ठीक है। अब ये जो आपका ये सॉफ्ट वाटर है ये आपका हार्ड वाटर है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसको रिमूव क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ पे देखिए वैसे तो क्या होता है जो ये हार्डनेस है ये भी 2 तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी को तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, वाटर अगर आपका हार्ड वाटर तो उसको बॉईल कर देंगे, क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घर के अंदर राड होती है, राड, तो उसके अंदर वही काम चल रहा होता है, राड के साइड में आप देखते हो फिर लगा हुआ हो, ठीक है, हार्ड वाटर वाली बात है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, टेम्परेरी है तो उसको बॉईल कीजिए, हार्डनेस रिमूव हो सकती है वहां से। अगर वहां से भी रिमूव नहीं हो रही तो उसके अंदर फिर आप वॉशिंग सोडा ऐड कर दोगे। जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर हम क्या करते हैं जनरली, आपने सर्दियों में देखा होगा जो आपके यानी कि जैसे चादर है, खेस है, तो इनको जब आप क्या करते हो धो रहे हो, टॉवल है, तो उसमें क्या करते हैं हम गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी के अंदर हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं, कि जो सर्फ आपका वो ऐड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं कपड़े डालते हैं। तो वहाँ पे जो उसका वॉशिंग सोडा का जो एक्शन है, क्लीनिंग जो एजेंट की बात कर रहे थे ना भाई, सफाई के अंदर जो यूज करते हैं, तो वो एक्शन क्या हो जाएगा वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा है वो दोनों के अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर भी हार्ड वाटर के अंदर भी क्या कर सकता है, आसानी से काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है साबुन की तो साबुन यहाँ काम नहीं कर पाती, साबुन क्या करेगी, यहाँ काम करेगी, ये डिस्कशन भी होगा, ठीक है। जो हमारा आगे चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे इस चीज़ का। तो आपको यहाँ पे याद रखना है भाई जो वॉशिंग सोडा आपका उसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। उसके बाद अगर इन दोनों की मैं एविडेंस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे वैसे बात करोगे 29,000 लीटर अगर आप ये वाला पानी लोगे, यानी कि H2O अगर 29,000 लिया तो उसके अंदर सिर्फ आपको 1 लीटर D2O मिलेगा। ये कमाल की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं वाटर को फिर इस तरह से ही जनरली आपको लिखा हुआ मिलता है वाटर, ठीक है। यानी कि 29,000 H2O लोगे तो उसके अंदर सिर्फ आपको 1 लीटर क्या मिल रहा है, D2O मिल रहा है, ओके। तो ये तो थी एक्स्ट्रा कुछ बातें यहाँ पे। उसके बाद वॉशिंग सोडा के यूज आपके यहाँ पे ये है जिनको आप यहाँ पे याद कर लोगे आसानी से। भाई शॉप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, बोरेक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था आपका वॉशिंग सोडा, ओके। अभी हम बात करने वाले हैं ये जो आपका 10H2O लिखा हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, भाई अब यहाँ पे सुन लीजिए जरा इसका। तो क्या आ गया यहाँ पे, क्योंकि आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्टिविटी में से भी रिलेटेड है वो आपके, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन नाम तो आप सुन के आए 9th क्लास में, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी आपने, कैसे होगी वो भी पढ़ गए हो। अब ये वाटर का क्या चक्कर है यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ये तो सुना आपने। तो कॉपर सल्फेट को आपने क्या किया, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा, यहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब ली हमने, उसके अंदर रखा, यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो होता है वो साथ में 5H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे वाटर के। लेकिन जैसे आप क्या करोगे, इसको यहाँ से हीट करोगे, यानी कि क्या करोगे, जैसे आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कॉपर सल्फेट जो इसका कलर है वो है ब्लू, लेकिन जैसे आप इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जो यहाँ पे साइड में आपको कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, कलर हो जाएगा व्हाइट और ये वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। लेकिन जैसे क्या करोगे, अब ये चला गया यहाँ पे कॉपर सल्फेट बचा आपके पास कॉपर, लेकिन जैसे आप क्या करोगे, इसके अंदर फिर से वाटर ऐड कर दोगे, क्या करोगे, फिर से वाटर ऐड करोगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये जो व्हाइट कलर था ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, आपका वापस क्या हो जाएगा, ब्लू कलर के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका वो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया कि ये जो 10H2O है
तो क्या ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट NH2 था, क्या ये उसको वेट बनाएगा, गीला करेगा या नहीं करेगा, ड्राई रहेगा या वेट रहेगा, ये क्वेश्चन आपका। तो वहां से क्या होगा आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे जब ड्राई किया था तो ये चला गया था, इवेपोरेट हो गया था, ये वाटर इवेपोरेट हो गया था, ड्राई हो गया था। लेकिन हमने अगर ये ऐड है तो ये कैसा था, वेट था, तो कलर भी चेंज हुआ था। तो यस, तो आंसर वेट का होगा। वेट रहेगा भाई यहाँ पे इसकी प्रेजेंस के अंदर वो चीज। ओके, ये समझ में आ गया। सेम ऐसे ही क्या होता है, अगर एग्जांपल एक और लेते हैं, यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट होता है, तो वहाँ पे 7H2O होते हैं। इसका कलर क्या होता है आपका, ग्रीनिश कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है आपका थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड, क्या होगा, इज फिक्स्ड नंबर, इज फिक्स्ड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, किसके होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के होंगे भाई प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। भाई कोई भी साल्ट आपके पास हो सकता है, कोई भी साल्ट, उसका जो 1 फॉर्मूला यूनिट को भी समझेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर जितने भी ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 5 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 7 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 10 है, उसके बाद हम नेक्स्ट भी डिस्कस करने वाले यहाँ पे। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की कहानी आपकी, ठीक है। 1 फॉर्मूला यूनिट को हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, उसके अंदर भी डिस्कस करने, यानी 1 फॉर्मूला यूनिट का क्या चक्कर है यहाँ पे। ओके, तो ये समझ में आ गया, इसका जो रोल था आपको पता चल गया। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोलिक्यूल वाटर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट्स। ओके, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसको आपने सुना हुआ है POP के नाम से, ठीक है। POP सुना होगा आपने भाई, जो घरों के अंदर क्या होती है, जो सीलिंग होती है, छत होती है, तो वहाँ पे क्या होता है POP का यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन से बना लेते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो POP है, तो उसी की बात करें यहाँ पे, वो जो POP है तो वो है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस है भाई। अब ये पेरिस नाम के पीछे भी थोड़ी सी स्टोरी है, पेरिस वर्ड आ गया यहाँ पे, बात करेंगे इसकी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो देखिए अभी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ के आए हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ऐसे भी लें तो कैल्शियम सल्फेट, और ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिया तो ये कैल्शियम सल्फेट, देख रहे हैं यार, फिर से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने फिक्स नंबर मॉलिक्यूल आ गए, 2 आ गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है जिप्सम भाई, इसका नाम क्या है यहाँ पे, जिप्सम है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप क्या करोगे इसको, ये जो जिप्सम है यहाँ पे, इस जिप्सम को अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे 373 केल्विन, 373 केल्विन मतलब क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस भाई, 273 माइनस कर दो तो डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यानी कि 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो आपके पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2 आपका यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या होगा, ये आपका इवेपोरेट होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ बनी है, अभी इसको ना बोला गया इसने भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या आपका प्लास्टर ऑफ है पेरिस बन गया, POP बन गया। तो समझ गए, जिप्सम को क्या करें, इतने टेम्परेचर पे अगर आप हीट कर रहे हो तो आपके पास ये चीज़ मिलेगी, एंड दिस वन, ये जो है आपके पास, ये क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP है। इसको क्या बोला जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भैया, कैसे पढ़ोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये आपका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, यहाँ से पहले उससे एक चीज़ नोट किया आप यहाँ पे देखिए, अगर इसने बोला भाई अगर आप क्या करोगे, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाओगे, अब कहानी वही बन रही फिर से। ये आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इसने बोला भाई इसका रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वही यार वाटर ऐड करें, दोबारा से भी एक्टिविटी करके आए हो आप, ठीक है। दोबारा से क्या किया, वाटर ऐड किया, रिक्रिस्टलाइजेशन अगर आपने इसका करवाया तो दोबारा से आपको जिप्सम मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। इस कहानी को भी जरा थोड़ा सा देख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाटर ऐड किया, दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो आप यहाँ पे, एंड देन फिर से आपको जिप्सम मिल गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया आपको जो कैल्शियम सल्फेट है, तो वाटर मॉलिक्यूल के क्या करें, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स को शेयर करेंगे यहाँ पे। ये जो कैल्शियम सल्फेट अभी पढ़ के आप 1 फॉर्मूला यूनिट, तो 1 फॉर्मूला यूनिट की कहानी अभी यहाँ पे भी बात करेंगे। देखिए अगर आप क्या करोगे इसको 2 से, जैसे आपने क्या किया, तो यहाँ पे 2 कैल्शियम सल्फेट जो होंगे वो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर देखा जाएगा तो एक H2O को, जो एक H2O मॉलिक्यूल है उसको शेयर कर रहे हैं,
दो कैल्शियम सल्फेट है एक H2 के साथ जुड़े हुए, इसका मतलब क्या हुआ, एक कैल्शियम सल्फेट, यानी कि जो वन फॉर्मूला यूनिट ये भाई, ये वन फॉर्मूला यूनिट है और ये इतने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो फिक्स हैं, ये वो नंबर था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली जो बात थी। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया आपसे, बताया भी गया साथ में, दो कैल्शियम सल्फेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक H2 जो मॉलिक्यूल उसको शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक के लिए क्या होगा यहाँ पे हाफ, यानी कि एक जो होगा वो हाफ के साथ जुड़ा है एंड दूसरा क्या उस दूसरे हाफ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी बात की गई यहाँ पे। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पेरिस क्यों है भाई यहाँ पे, क्योंकि जो ये बनता है किससे बनता है, जिप्सम से बना हुआ है। और जिप्सम जो होता है, पेरिस सुना होगा शहर का नाम आपने, पेरिस, ठीक है। तो पेरिस के बारे में सुना होगा आपने। तो यहाँ पे जिप्सम क्या होता है, पेरिस के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो भाई जिप्सम से बना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रख दिया फिर यहाँ पे इसका, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यूज़ की, भाई इंपॉर्टेंट है तो यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपने देखा होगा भाई हड्डी उड्डी टूट जाती है मजाक मस्ती में शरारत में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, प्लास्टर लगा होता है, क्या करते हैं डॉक्टर जो होते हैं प्लास्टर लगा देते हैं। तो मीन्स से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है एज अ प्लास्टर, ठीक है, फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स है, जो फ्रैक्चर बोन होती हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर लगाने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टॉयज, भाई फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर मेकिंग टॉयज। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेटिव मटेरियल्स को बनाने के लिए, ये आइटम डेकोरेटिव मटेरियल्स या आइटम्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, फॉर मेकिंग सरफेस, सरफेस मतलब जो सतह होती है उसको क्या करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए भी क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भाई इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और घरों में देखते हो आप जो पीओपी लगाई जाती है, देखिए फायर रेजिस्टेंस भी इसका अच्छा होता है, मीन्स आग से बचाने में, इनकी जो दीवारें होती है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, हीट से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो सीलिंग में इसलिए क्या करते हैं, पीओपी का यूज़ किया जाता है। तो समझ में आया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बात और देखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ बात करें जैसे जिप्सम की बात करें, इसके स्टोरेज का आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, स्टोरेज का क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी वेट जगह पे क्या करोगे, अगर स्टोर करोगे, नमी वाली जगह पे अगर आप इसको स्टोर करोगे तो ये वापस जिप्सम बन जाएगा। और जो जिप्सम होता है वो एक हार्ड सॉलिड होता है व्हाइट कलर का, तो हार्ड सॉलिड बन जाएगा एंड देन फिर उसे वापस प्लास्टर बना, तो आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ से थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको क्या करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वेट जगह पे स्टोर नहीं करना है, जिप्सम नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 2 जो साल्ट्स टॉपिक था आपका लास्ट, वो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से यहाँ से, उम्मीद तो ये करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार बुक से जरूर पढ़ोगे आप यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए फिर आपका धन्यवाद बहुत बहुत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।